आज से ठीक लगभग 1000 ईस्वी पहले गुजरात के पाटन क्षेत्र में एक राजपूत परिवार में ऐसे बालक का जन्म हुआ जो शब्द भेदी बाण में काफ़ी माहिर था और वह अंतिम हिंदू शासक कहलाया और वो थे पृथ्वीराज चौहान। गाइज, पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु के पश्चात उस समय उनका उम्र महज 11 वर्ष हो रहा था और राजगद्दी संभाली थी। पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक अजमेर में करवाया गया और उस समय वो अजमेर और दिल्ली पर अपना शासन कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान को मेडिसिन, गणित, इतिहास, पेंटिंग और मिलिट्री जैसे 6 भाषाओं का ज्ञान था। ये अपने सभी विरोधियों में ताकतवर एवं प्रसिद्ध तो थे ही, इसके साथ साथ इनके पास एक ऐसा कला था जो उन सभी शासकों से अलग बना देता था और वो था शब्द भेदी बाण। वो शब्द को सुनकर लक्ष्य साधने में काफ़ी माहिर थे और उनका निशाना भी नहीं चूकता था। पृथ्वीराज चौहान भारतवर्ष पर शासन करना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए रणनीतियाँ तैयार रखते थे। उन्होंने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के साथ युद्ध किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन कन्नौज पर कब्जा नहीं करता, उसे पुनः जयचंद को लौटा देता है। जयचंद की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो जाती है और यहीं से पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता का प्रेम कहानी का शुरुआत होता है और बाद में संयुक्ता से शादी भी कर लेता है। पृथ्वीराज चौहान साम्राज्य की विस्तार करने के लिए सिंध, मुल्तान और पंजाब तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले पंजाब के भटिंडा में अफ़गानिस्तान का शासक मोहम्मद गौरी आकर अपना सत्ता जमा रखा था और वहीं से उन क्षेत्रों में भटिंडा में रहकर मोहम्मद गौरी उन क्षेत्रों में अपना शासन करता था। पृथ्वीराज चौहान ने सिंध, मुल्तान और पंजाब पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को भटिंडा पर कब्जा करना होगा और भटिंडा पर से ही उस तीनों क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा सकता था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने रणनीतियाँ बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने सोच लिया था सबसे पहले भटिंडा पर अधिकार जमाना है, तभी इस क्षेत्र को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और ये 17वां आक्रमण पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध था और यही युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध माना जाता है और ये 1191 ईस्वी में हुई थी। यह युद्ध हरियाणा के थानेश्वर से 14 मील दूर सरहिंद के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इस युद्ध को तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। गाइज, पृथ्वीराज चौहान एक विशाल सेना लेकर पंजाब की ओर चल पड़े थे। तीव्र गति से कार्यवाही करते हुए उन्होंने हांसी, सरस्वती और सरहिंद के किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। तराइन के इस युद्ध में राजपूतों ने गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया और इसके बाद तुर्की सैनिक ने प्राण बचाकर भागने लगे। मोहम्मद गौरी भी बुरी तरह से घायल हो गया। तब उसके पक्ष के ही तुर्की सैनिक ने मोहम्मद गौरी को बुरी हालत में देखकर उसे युद्ध मैदान से बाहर ले जाता है। गाइज, मज़े की बात तो ये है कि सुल्तान की सेना के पीछा करते हुए राजपूत सेना ने 80 मील तक दौड़ पड़े, परंतु तुर्क सेना वापस आने की हिम्मत नहीं की। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान भटिंडा पर शासन करने लगते हैं और पूरी भारतवर्ष में इनका धाक जम जाता है, किंतु मोहम्मद गौरी भी इस पराजय को जीत में बदलने के लिए एवं प्रतिशोध लेने के लिए मौके का तलाश कर रहा था और समय भी इसका साथ दे दिया। बात उस समय की है जब पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयोगिता को कन्नौज से हरण करके ले जाकर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, परंतु जयचंद को यह बात बुरी तरह से खलल रहा था और पृथ्वीराज चौहान को किसी भी कीमत पर विध्वंस करना चाहता था, चाहे उसके लिए कितने भी नीचे उसे क्यों ना गिरना पड़े, चाहे उसके लिए उसे गद्दार भी क्यों ना बनना पड़े। और यही गद्दारी सबसे बड़ा कमजोरी बना अपने हिंदू शासक का। जयचंद ने अपने दूत को सैन्य शक्ति की सहायता देने के आश्वासन से मोहम्मद गौरी के पास भेजता है और फिर मोहम्मद गौरी उस दूत के संदेश को स्वीकार कर लेता है और खुश हो जाता है, क्योंकि वो मौके का तलाश ही कर रहा था। और फिर क्या था दोस्तों, जयचंद और मोहम्मद गौरी दोनों ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। पृथ्वीराज चौहान को ये भनक लग चुका था कि मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद पुनः युद्ध करने के लिए आएगा। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उसके बचपन के मित्र चंद्रवर दाई अनेक राजपूत राजाओं को पृथ्वीराज चौहान की सहायता के लिए अनुरोध किया,
परंतु अधिकांश राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हो गए थे और जयचंद का समर्थन करने लगा था। राजपूत राजाओं इस बात से आक्रोशित था कि जयचंद की पुत्री का हरण पृथ्वीराज चौहान किया। यही कारण पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध अनेक राजपूत राजाओं खड़ा हो गया। अनेक राजपूत राजा जयचंद के साथ मिला और जयचंद मोहम्मद गौरी से, फिर मोहम्मद गौरी को सैन्य शक्ति के साथ साथ सभी गुप्त राज का भी पता चल गया। सन 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध छिड़ जाता है और यह युद्ध उसी मैदान में होती है, इसलिए इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया। दोनों आमने सामने मैदान में खड़े थे। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया था और गद्दार जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक अपने ही राजपूत भाइयों पर हथियार चला रहा था, हत्याएं कर रही थी। दोनों ओर राजपूत का ही रक्त बह रहा था और राजपूत सैनिक ही मर रहे थे। गाइज, दुर्भाग्य की बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान के सैनिक में हाथी भी सम्मिलित थे। उस हाथियों पर जब मोहम्मद गौरी के पक्ष वाले बाण चलाना शुरू किया तब वो घायल अवस्था में होकर अपने ही सैनिक को कुचल डाला और कई सैनिक हाथी को पैरे तले रौंद गए और फिर पृथ्वीराज चौहान की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। शाम हो चुकी थी। युद्ध को रोका गया क्योंकि जिस प्रकार महाभारत में यह नियम बना हुआ था कि सूर्य को ढलते ही युद्ध को रोक दिया जाएगा, रात में कोई भी पक्ष किसी दूसरे पक्ष पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक वही नियम तराइन के द्वितीय युद्ध में भी बनाया गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी के पक्ष वाले छलपूर्वक रात में भी नहीं रुके और सैनिकों की हत्या करना जारी रखा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी छलपूर्वक युद्ध को जीत लेता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के गद्दार जयचंद, जिसने मोहम्मद गौरी को सहायता किया, उसका पृथ्वीराज चौहान से भी बुरा हाल किया। मोहम्मद गौरी ने कहा, जो अपने देश के साथ गद्दार कर सकता है, क्या भरोसा वो हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है। इसलिए जयचंद को मोहम्मद गौरी ने मार देता है और कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लेता है। गाइज, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाता है और उन्हें कई प्रकार की यातनाएं देते हैं, यहाँ तक कि दोनों आंखें भी फोड़ देता है। लेकिन प्राण लेने के पहले मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण के बारे में सुना तो था, पर उसका कमाल देखना चाहता था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने तीरंदाजी का एक खेल आयोजन करवाता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान भी सम्मिलित होते हैं। गाइज, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवर दाई ने, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम बनकर रह रहा था, तब फिर चंद्रवर दाई ने एक योजना बनाई और ये योजना था एक दोहे का। चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज चौहान को कहा, मैं एक दोहा बोलूँगा और आप उस दोहे के संकेत अनुसार बाण संघान कीजिएगा। सभी लोग खेल के मैदान में उपस्थित थे। आँख से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान भी वहाँ मौजूद थे। चंद्रवर दाई अपना दोहा बोलता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रवर दाई अपना दोहा पूर्ण करता है और पृथ्वीराज चौहान इस दोहे को अच्छी तरह से समझकर बाण संधान करते हैं। किंतु चंद्रवर दाई ने मोहम्मद गौरी से एक शर्त रखा था कि आप 3 बार बाण संधान करो, ये कहेंगे तब पृथ्वीराज चौहान अपना बाण संधान करेगा। गाइज, ये ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण में माहिर थे। वो शब्द को सुनकर बाण चला सकते थे। और फिर चंद्रवर दाई के शर्तानुसार मोहम्मद गौरी ने 3 बार बोलता है, बाण संधान करो। और फिर क्या था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान अपना लक्ष्य साधता है एवं यह तीर मोहम्मद गौरी के सीने को चीरते हुए निकल जाता है और वहीं पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और अंत में चंद्रवर दाई कहता है, दुश्मनों के हाथों से मरना पृथ्वीराज चौहान के शान के खिलाफ है। और फिर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर दाई दोनों एक दूसरे का प्राण ले लेते हैं और फिर अंत में कहते हैं, गुलामी जीवन जीने से अच्छा तो मृत्यु लोक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, जो भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स दोस्तों।